कल्पना कीजिए, एक ऐसा देश जहां उत्तर में दुनिया की सबसे ऊंची पर्वतमाला खड़ी है, जहां करोड़ों वर्षों का भूवैज्ञानिक इतिहास आज भी जीवित है। ये पर्वत केवल पत्थरों का ढेर नहीं, बल्कि भारत की जलवायु, नदियों, संस्कृति और सुरक्षा के सबसे बड़े रक्षक हैं। आज हम भारत के पर्वत मानचित्र की एक रोमांचक यात्रा पर निकलेंगे। भारत की भौतिक संरचना 6 प्रमुख भागों में बांटी जाती है: उत्तरी पर्वतमाला, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान, थार मरुस्थल और द्वीप समूह। लेकिन आज हमारी यात्रा शुरू होगी उन पर्वतों से जिन्होंने भारत का भूगोल ही नहीं, उसका इतिहास भी गढ़ा है। यदि हम भारत के मानचित्र को ध्यान से देखें तो पाएंगे कि अधिकांश ऊंचे पर्वत उत्तर और उत्तर पूर्व में स्थित है, जबकि दक्षिण भारत में प्राचीन पर्वतमालाएं फैली हुई हैं। इन दोनों की आयु, संरचना और निर्माण की प्रक्रिया एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। लगभग 5 करोड़ वर्ष पहले भारतीय प्लेट दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ रही थी। अंततः इसकी टक्कर यूरेशियन प्लेट से हुई। यह टक्कर इतनी शक्तिशाली थी कि समुद्र की तलहटी ऊपर उठने लगी और धीरे धीरे दुनिया की सबसे ऊंची पर्वतमाला हिमालय का निर्माण हुआ। यह प्रक्रिया आज भी जारी है। अगर भारत में पर्वत न होते तो न गंगा होती, न ब्रह्मपुत्र, न मानसून की भरपूर वर्षा। हिमालय ठंडी मध्य एशियाई हवाओं को रोकता है, नदियों को जन्म देता है और करोड़ों लोगों के जीवन का आधार बनता है। इसलिए पर्वत भारत की जीवन रेखा कहलाते हैं। हिमालय विश्व की सबसे युवा और सबसे ऊंची पर्वतमाला है। इसका कुल विस्तार लगभग 2400 किलोमीटर तक है। यह पश्चिम में जम्मू कश्मीर के नंगा पर्वत क्षेत्र से शुरू होकर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश के नामचा बरवा तक फैली हुई है। भारत के अलावा यह पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और चीन तक विस्तृत है। हिमालय को मुख्य रूप से 3 समानांतर श्रेणियों में बांटा जाता है: हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक। इन तीनों की ऊंचाई, चौड़ाई और विशेषताएं अलग अलग हैं। इन्हें समझे बिना हिमालय को पूरी तरह समझना संभव नहीं है। हिमाद्री, जिसे ग्रेट हिमालय भी कहा जाता है, हिमालय की सबसे ऊंची और सबसे उत्तरी श्रेणी है। इसकी औसत ऊंचाई लगभग 6000 मीटर है। माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा और नंदा देवी जैसी प्रसिद्ध चोटियां इसी क्षेत्र में स्थित हैं। यहाँ पूरे वर्ष बर्फ जमी रहती है और अधिकांश हिमनद यही पाए जाते हैं। हिमाचल श्रेणी हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। इसकी औसत ऊंचाई 3500 से 4500 मीटर के बीच होती है। शिमला, मसूरी, नैनीताल और दार्जिलिंग जैसे प्रसिद्ध पर्वतीय पर्यटन स्थल इसी श्रेणी में बसे हैं। शिवालिक हिमालय की सबसे दक्षिणी और सबसे नवीन श्रेणी है। इसकी ऊंचाई अपेक्षाकृत कम होती है और ये कंकड़, बजरी तथा मिट्टी जैसे अवसादी पदार्थों से बनी है। इसके दक्षिण में दून घाटियां स्थित है, जिनमें देहरादून सबसे प्रसिद्ध है। हिमालय के सबसे उत्तरी भाग में स्थित पर्वत श्रेणियों को ट्रांस हिमालय कहा जाता है। यह मुख्य हिमालय के उत्तर में स्थित है और भारत के लद्दाख क्षेत्र से होकर गुजरता है। ट्रांस हिमालय में काराकोरम, लद्दाख और जांस्कर जैसी प्रसिद्ध पर्वतमालाएं शामिल हैं। यह क्षेत्र ऊंचे, शुष्क और ठंडे रेगिस्तान के लिए जाना जाता है। काराकोरम भारत की सबसे ऊंची पर्वतमालाओं में से एक है। यह लद्दाख के उत्तर में स्थित है और यही विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत K2 स्थित है। भारत का सबसे बड़ा हिमनद सियाचिन ग्लेशियर भी इसी पर्वतमाला में पाया जाता है, जिसका सामरिक महत्व अत्यंत अधिक है। काराकोरम के दक्षिण में लद्दाख पर्वतमाला स्थित है। यह एक शुष्क, ठंडा और ऊंचा पर्वतीय क्षेत्र है। सिंधु नदी इसी क्षेत्र से होकर बहती है और लद्दाख की अनोखी भौगोलिक बनावट इसे भारत के सबसे आकर्षक पर्वतीय क्षेत्रों में से एक बनाती है। लद्दाख पर्वतमाला के दक्षिण में जांस्कर पर्वतमाला स्थित है। यह अपने ऊंचे पर्वतों, गहरी घाटियों और प्रसिद्ध चादर ट्रैक के लिए जानी जाती है। सर्दियों में जांस्कर नदी जम जाती है, जिस पर लोग पैदल यात्रा करते हैं। ट्रांस हिमालय केवल ऊंचे पर्वतों का समूह नहीं है, यह भारत की उत्तरी सीमा की सुरक्षा, सिंधु नदी के जल ग्रहण क्षेत्र, हिमनदों और सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। सियाचिन ग्लेशियर और अनेक ऊंचे दर्रे ऐसी क्षेत्र में स्थित हैं जो भारत की रक्षा व्यवस्था में अहम भूमिका निभाते हैं। हिमालय में अनेक विश्व प्रसिद्ध चोटियां स्थित है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, जिसकी ऊंचाई 8586 मीटर है। इसके अलावा नंदा देवी, कामेत, साल्टोरो कांगड़ी
और सासेर कांवड़ी जैसी चोटियां भी भारत के गौरव का प्रतीक हैं। कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची और विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई 8,5886 मीटर है। यह सिक्किम और नेपाल की सीमा पर स्थित है। स्थानीय लोगों के लिए यह केवल एक पर्वत नहीं, बल्कि आस्था और संस्कृति का प्रतीक भी है। नंदा देवी भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 7,816 मीटर है। यह उत्तराखंड में स्थित है और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान से घिरी हुई है, जिसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त है। अब जानते हैं भारत के प्रमुख हिमनदों के बारे में। हिमालय में हजारों हिमनद पाए जाते हैं। इनमें गंगोत्री, यमुनोत्री, सियाचिन, पिंडारी और मिलम हिमनद सबसे प्रमुख है। यही हिमनद भारत की महान नदियों को वर्ष भर जल उपलब्ध कराते हैं और करोड़ों लोगों के जीवन का आधार है। हिमालय को भारत का जल टावर भी कहा जाता है। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलुज जैसी महान नदियां यहीं से निकलती हैं। ये नदियां कृषि, पेयजल, जल विद्युत और करोड़ों लोगों के जीवन की आधारशिला है। हिमालय केवल ऊंचे पर्वतों का समूह नहीं है। यहाँ अनेक महत्वपूर्ण दर्रे या पास भी हैं, जो प्राचीन काल से व्यापार, यात्रा और आज राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहे हैं। भारत के प्रमुख दर्रों में जोजिला, नाथुला, शिपकीला, लिपुलेख और बोमडिला शामिल हैं। जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर और लद्दाख को जोड़ने वाला सबसे महत्वपूर्ण दर्रा है। इसकी ऊंचाई लगभग 3,528 मीटर है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 इसी दर्रे से होकर गुजरता है। सर्दियों में भारी बर्फबारी के कारण यह कई महीनों तक बंद रहता है। नाथुला दर्रा सिक्किम में भारत और चीन के बीच स्थित एक महत्वपूर्ण दर्रा है। इसकी ऊंचाई लगभग 4,310 मीटर है। यह प्राचीन सिल्क रूट का हिस्सा रहा है और आज भी भारत चीन व्यापार के लिए महत्वपूर्ण मार्ग माना जाता है। शिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश में भारत और तिब्बत के बीच स्थित है, जबकि लिपुलेख दर्रा नेपाल, उत्तराखंड और तिब्बत के त्रिजंक्शन के निकट स्थित है। लिपुलेख दर्रे से कैलाश मानसरोवर यात्रा भी होती है। दोनों दर्रे व्यापार और सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और पूर्वोत्तर भारत का एक महत्वपूर्ण दर्रा है। हिमालय के सभी प्रमुख दर्रे भारत की रक्षा, सीमा सुरक्षा, पर्यटन, व्यापार और सांस्कृतिक संपर्क में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसीलिए इन्हें भारत की जीवन रेखा भी कहा जाता है। अरावली पर्वतमाला भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला मानी जाती है। इसकी आयु लगभग 2 अरब वर्ष से अधिक मानी जाती है। ये गुजरात से शुरू होकर राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक लगभग 700 किलोमीटर तक फैली हुई है। अरावली थार मरुस्थल के पूर्वी विस्तार को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जो राजस्थान के माउंट आती में स्थित है। विंध्याचल पर्वतमाला उत्तर और दक्षिण भारत के बीच प्राकृतिक विभाजन का कार्य करती है। ये गुजरात से मध्य प्रदेश होते हुए उत्तर प्रदेश तक फैली हुई है। इसके उत्तर में गंगा का मैदान और दक्षिण में दक्कन का पठार स्थित है। सतपुड़ा पर्वतमाला विंध्याचल के दक्षिण में स्थित है। ये गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तक फैली हुई है। धूपगढ़ इसकी सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई लगभग 1,350 मीटर है। नर्मदा और ताप्ती नदियां इसी क्षेत्र से होकर बहती हैं। पश्चिमी घाट भारत की सबसे जैव विविध पर्वतमालाओं में से एक है। यह गुजरात से लेकर तमिलनाडु और केरल तक लगभग 1600 किलोमीटर तक फैली हुई है। इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त है। इसकी सबसे ऊंची चोटी अनेमुडी है। पूर्वी घाट पश्चिमी घाट की तुलना में कम ऊंचे और खंडित है। ये ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु तक फैले हुए हैं। महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जैसी नदियां इन्हें काटते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। नीलगिरी पर्वतमाला पश्चिमी और पूर्वी घाट के संगम पर स्थित है। यह तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक की सीमा पर फैली हुई है। ऊटी, कुन्नूर और डोड्डाबेट्टा जैसी प्रसिद्ध जगह यही स्थित है। डोड्डाबेट्टा नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई लगभग 2,637 मीटर है। अन्नामलाई पर्वतमाला पश्चिमी घाट का महत्वपूर्ण भाग है। भारत की सबसे ऊंची दक्षिण भारतीय चोटी अनेमुडी इसी पर्वतमाला में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 2,695 मीटर है। यह क्षेत्र जैव विविधता और वन्य जीवों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इलायची पर्वतमाला केरल और तमिलनाडु में स्थित है। यह अपने मसालों, विशेषकर इलायची और काली मिर्च की खेती के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ घने वन, चाय बागान और सुंदर घाटियां देखने को मिलती हैं। मेघालय की गारो
खासी और जैंतिया पहाड़ियाँ भारत के सबसे अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में स्थित है। चेरापूंजी और मौसिन राम जैसे विश्व प्रसिद्ध वर्षा स्थल यही हैं। जीवित जड़ों से बने पुल यानी लिविंग रूट ब्रिज भी इसी क्षेत्र की विशेष पहचान है। अब तक हमने भारत की सभी प्रमुख पर्वतमालाओं का अध्ययन किया। उत्तर में हिमालय, पश्चिम में अरावली, मध्य भारत में विंध्य और सतपुड़ा, पश्चिमी एवं पूर्वी घाट, नीलगिरी, अन्नामलाई, इलायची पर्वतमाला और मेघालय की पहाड़ियाँ। ये सभी भारत की भौतिक संरचना, जलवायु, नदियों और जैव विविधता की आधारशिला है। अब हम भारत के पठारों को समझते हैं। पठार वह ऊंचा समतल भूभाग होता है जिसकी ऊंचाई आसपास की भूमि से अधिक होती है। भारत के प्रमुख पठार हैं दक्कन का पठार, मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, बुंदेलखंड का पठार और मेघालय का पठार। भारत के अधिकांश खनिज संसाधन इन्हीं पठारों में पाए जाते हैं। दक्कन का पठार भारत का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण पठार है। इसका निर्माण करोड़ों वर्ष पहले ज्वालामुखीय लावा के जमने से हुआ था। ये महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु तक फैला है। इसकी काली मिट्टी कपास की खेती के लिए विश्व प्रसिद्ध है। मालवा का पठार मध्य प्रदेश और राजस्थान में स्थित है। यह भी ज्वालामुखीय चट्टानों से बना है। यहाँ गेहूं, सोयाबीन और अफीम की खेती प्रमुख रूप से होती है। उज्जैन और इंदौर जैसे प्रमुख शहर इसी क्षेत्र में स्थित हैं। छोटा नागपुर का पठार भारत का खनिज भंडार कहलाता है। यह मुख्यतः झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल तक फैला है। यहाँ कोयला, लोहा अयस्क, अभ्रक, बॉक्साइट और यूरेनियम जैसे बहुमूल्य खनिज बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। बुंदेलखंड का पठार उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में स्थित है तथा ग्रेनाइट चट्टानों से बना है। वहीं मेघालय का पठार पूर्वोत्तर भारत में स्थित है और गारो, खासी तथा जैंतिया पहाड़ियों से मिलकर बना है। यह क्षेत्र अत्यधिक वर्षा, घने जंगलों और प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। अब हम भारत के मैदानों को समझते हैं। मैदान वे समतल भूभाग है जहां कृषि, उद्योग और जनसंख्या सबसे अधिक पाई जाती है। भारत के प्रमुख मैदान हैं उत्तर भारतीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान और थार मरुस्थल का मैदान। गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदियों द्वारा लाई गई उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी ने इन मैदानों को विश्व के सबसे उपजाऊ क्षेत्रों में बदल दिया है। उत्तर भारतीय मैदान विश्व के सबसे बड़े जलोढ़ मैदानों में से एक है। इनका निर्माण गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र और सिंधु जैसी नदियों द्वारा लाए गए अवसाद से हुआ है। पंजाब से लेकर असम तक लगभग 12-25 किलोमीटर लंबा यह मैदान भारत की खाद्यान्न उत्पादन की रीढ़ माना जाता है। पश्चिमी तटीय मैदान गुजरात से लेकर केरल तक अरब सागर के किनारे फैले हुए हैं। ये अपेक्षाकृत संकरे मैदान हैं और इनके प्रमुख भाग कोंकण, कन्नड़ तथा मालाबार तक है। यहाँ नारियल, मसाले और मत्स्य पालन प्रमुख है। पूर्वी तटीय मैदान पश्चिमी तट की तुलना में अधिक चौड़े हैं। ये पश्चिम बंगाल से तमिलनाडु तक बंगाल की खाड़ी के किनारे फैले हुए हैं। महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों ने यहाँ विशाल डेल्टा बनाए हैं। थार मरुस्थल भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। यह मुख्य रूप से राजस्थान में स्थित है तथा कुछ भाग गुजरात, पंजाब और हरियाणा तक फैला है। यहाँ रेत के विशाल टीले, कम वर्षा और विरल वनस्पति देखने को मिलती है। इंदिरा गांधी नहर ने इस क्षेत्र के कई हिस्सों को कृषि योग्य बना दिया है। भारत की नदियाँ देश की जीवन रेखा है। इन्हें मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है, हिमालयी नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियाँ। हिमालयी नदियाँ वर्ष भर जल से भरी रहती हैं क्योंकि इन्हें हिमनदों और वर्षा दोनों से जल मिलता है। वहीं प्रायद्वीपीय नदियाँ मुख्यतः वर्षा पर निर्भर करती हैं। हिमालयी नदी प्रणाली में गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलुज जैसी प्रमुख नदियाँ शामिल हैं। इनका उद्गम हिमालय के हिमनदों से होता है। ये नदियाँ बारहमासी होती हैं और भारत के विशाल मैदानों को उपजाऊ बनाती हैं। प्रायद्वीपीय नदियाँ भारत के प्राचीन पठारों से निकलती हैं। इनमें गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, नर्मदा और ताप्ती प्रमुख हैं। अधिकांश नदियाँ पूर्व की ओर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जबकि नर्मदा और ताप्ती पश्चिम की ओर अरब सागर में मिलती है। हिमालयी और प्रायद्वीपीय नदियों में कई अंतर हैं। हिमालयी नदियाँ बारहमासी, लंबी और अधिक जल वाली होती है, जबकि प्रायद्वीपीय नदियाँ अपेक्षाकृत छोटी और वर्षा आधारित होती है। हिमालयी नदियाँ विशाल मैदान बनाती है, जबकि प्रायद्वीपीय नदियाँ कठोर चट्टानों से होकर बहती हैं।
अब तक हमने भारत की प्रमुख नदी प्रणालियों का परिचय समझा। अगले भागों में हम गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा और महानदी जैसी प्रत्येक नदी का उद्गम, प्रवाह, सहायक नदियां, बांध और डेल्टा विस्तार से समझेंगे। गंगा नदी का उद्गम। गंगा भारत की सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण नदी है। इसका वास्तविक उद्गम उत्तराखंड के गंगोत्री हिमनद में स्थित गौमुख से होता है। यहाँ से निकलने वाली धारा को भागीरथी कहा जाता है। समुद्र तल से लगभग 4100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित गौमुख हिमालय का विशाल हिमनद है, जहाँ से करोड़ों लोगों की जीवन रेखा प्रारंभ होती है। भागीरथी और अलकनंदा नदियों का संगम उत्तराखंड के देवप्रयाग में होता है। इसी संगम के बाद नदी का नाम गंगा पड़ता है। ये भारत के सबसे पवित्र पंच प्रयागों में से एक है। ऋषिकेश और हरिद्वार से होकर गंगा हिमालय छोड़कर उत्तर भारत के विशाल मैदानों में प्रवेश करती है। इसके बाद ये उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल से होकर बहती हुई करोड़ों लोगों को जीवन देती है। गंगा की कई महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं, जिनमें यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी, सोन, गोमती, रामगंगा और दामोदर प्रमुख हैं। ये नदियां गंगा के जल प्रवाह और उपजाऊ मैदानों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में गंगा तथा ब्रह्मपुत्र मिलकर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाते हैं, जिसे सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है। ये रॉयल बंगाल टाइगर, मैंग्रोव वनों और जैव विविधता के लिए विश्व प्रसिद्ध है। अंततः गंगा बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। यमुना नदी का उद्गम। यमुना नदी भारत की दूसरी सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। इसका उद्गम उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित यमुनोत्री हिमनद से लगभग 6387 मीटर ऊंचे बंदरपूंछ पर्वत के निकट होता है। हिमालय की बर्फ पिघलकर यमुना का निर्माण करती है। यमुनोत्री धाम चार धाम यात्रा का भी एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। यमुना उत्तराखंड से निकलकर हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश से होकर लगभग 1376 किलोमीटर की यात्रा करती है। ये भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक है और करोड़ों लोगों को पेयजल एवं सिंचाई का स्रोत प्रदान करती है। यमुना नदी के किनारे भारत के कई ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण शहर बसे हैं। इनमें दिल्ली, मथुरा, वृंदावन, आगरा और प्रयागराज प्रमुख हैं। ताजमहल भी यमुना नदी के किनारे स्थित है, जिससे इसकी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्ता और बढ़ जाती है। यमुना की प्रमुख सहायक नदियों में चंबल, बेतवा, केन, सिंध, टोंस और हिंडन शामिल है। विशेष रूप से चंबल नदी अपनी स्वच्छ धारा और राष्ट्रीय घड़ियाल अभयारण्य के लिए प्रसिद्ध है। ये सभी नदियां यमुना के जल प्रवाह को बढ़ाती हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम होता है, जिसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है। ये भारत के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। यहीं पर महाकुंभ और कुंभ मेले का आयोजन होता है, जिसमें करोड़ों श्रद्धालु स्नान करने आते हैं। ब्रह्मपुत्र एशिया की सबसे महान नदियों में से एक है। इसका उद्गम तिब्बत में कैलाश पर्वत के निकट आंगसी हिमनद से होता है। तिब्बत में इसे यारलुंग त्सांगपो कहा जाता है। लगभग 2900 किलोमीटर लंबी यह नदी हिमालय के उत्तर में बहते हुए विश्व की सबसे गहरी घाटियों में से एक का निर्माण करती है। तिब्बत में पूर्व दिशा में बहने के बाद यह नदी नामचा बरवा पर्वत के पास एक विशाल मोड़ लेती है और अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। भारत में प्रवेश करते ही इसका नाम सियांग या दिहांग हो जाता है। अरुणाचल प्रदेश से निकलकर ब्रह्मपुत्र असम की विशाल घाटी में प्रवेश करती है। यहाँ ये भारत की सबसे चौड़ी नदी बन जाती है। इसकी उपजाऊ बाढ़ भूमि असम की कृषि और जैव विविधता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ब्रह्मपुत्र नदी के बीच स्थित माजुली विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीपों में से एक है। यह अपनी वैष्णव संस्कृति, सत्रों और प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। हालांकि कटाव के कारण इसका क्षेत्रफल लगातार कम हो रहा है। अंत में ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में गंगा से मिलती है और दोनों मिलकर विश्व का सबसे बड़ा सुंदरबन डेल्टा बनाती है। इसके बाद यह विशाल जलधारा बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यह क्षेत्र मैंग्रोव वनों और रॉयल बंगाल टाइगर के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। सिंधु नदी का उद्गम। सिंधु नदी भारत की सबसे प्राचीन और ऐतिहासिक नदियों में से एक है। इसका उद्गम तिब्बत में कैलाश पर्वत के निकट सेंगे खाबाब क्षेत्र से होता है। लगभग 3180 किलोमीटर लंबी यह नदी हिमालय को पार करते हुए लद्दाख में प्रवेश करती है। भारत का नाम इंडिया भी इसी सिंधु नदी से जुड़ा माना जाता है। तिब्बत से निकलने के बाद सिंधु नदी भारत के लद्दाख क्षेत्र में प्रवेश करती है। यह ऊंचे बंजर पर्वतों और गहरी घाटियों के बीच बहती हुई
लेह के पास एक अद्भुत प्राकृतिक दृश्य प्रस्तुत करती है। लद्दाख की संस्कृति और जीवन इस नदी से गहराई से जुड़ा है। सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। इन्हें सामूहिक रूप से पंजाब की 5 नदियां कहा जाता है। इन नदियों ने उत्तर पश्चिम भारत और पाकिस्तान के विशाल मैदानों को उपजाऊ बनाया है। विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक सिंधु घाटी सभ्यता इसी नदी के किनारे विकसित हुई थी। अपनी लंबी यात्रा पूरी करने के बाद सिंधु नदी पाकिस्तान से होकर बहती हुई कराची के निकट अरब सागर में मिल जाती है। सिंधु नदी प्रणाली दक्षिण एशिया की सबसे महत्वपूर्ण जल प्रणालियों में से एक है और करोड़ों लोगों के जीवन का आधार है। गोदावरी नदी का उद्गम। गोदावरी नदी भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है, इसलिए इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। इसका उद्गम महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित त्र्यंबकेश्वर की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होता है। लगभग 1465 किलोमीटर लंबी यह नदी पश्चिम से पूर्व की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिलती है। गोदावरी महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा के कुछ हिस्सों से होकर बहती है। यह दक्कन के पठार की सबसे महत्वपूर्ण नदी है और लाखों किसानों के लिए सिंचाई का मुख्य स्रोत है। गोदावरी की प्रमुख सहायक नदियों में प्राणहिता, इंद्रावती, सबरी, मंजीरा, पेंगंगा, वर्धा और वैनंदा शामिल है। ये नदियां गोदावरी के विशाल जलग्रहण क्षेत्र को समृद्ध बनाती है। गोदावरी नदी पर जैकवाड़ी, श्रीराम सागर और पोलावरम जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाएं स्थित हैं। आंध्र प्रदेश में पापीकोंडा की पहाड़ियों के बीच बहती गोदावरी का दृश्य भारत के सबसे सुंदर नदी दृश्यों में गिना जाता है। आंध्र प्रदेश में राजमहेंद्रवरम के पास गोदावरी अनेक धाराओं में विभाजित होकर विशाल डेल्टा बनाती है। ये भारत के सबसे उपजाऊ डेल्टा क्षेत्रों में से एक है, जहां धान की खेती और मत्स्य पालन बड़े पैमाने पर किया जाता है। अंततः गोदावरी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। कृष्णा नदी का उद्गम। कृष्णा नदी भारत की दूसरी सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है। इसका उद्गम महाराष्ट्र के सतारा जिले में महाबलेश्वर के निकट स्थित महादेव पर्वतमाला से होता है। लगभग 1400 किलोमीटर लंबी ये नदी महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होकर बंगाल की खाड़ी में मिलती है। कृष्णा नदी महाराष्ट्र से निकलकर कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होकर बहती है। ये दक्कन के पठार की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक है और सिंचाई, जल विद्युत तथा पेयजल का प्रमुख स्रोत है। कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदियों में भीमा, तुंगभद्रा, घाटप्रभा, मालप्रभा, मूसी और कोयना शामिल है। विशेष रूप से तुंगभद्रा और भीमा नदी कृष्णा की सबसे बड़ी सहायक नदियां हैं। कृष्णा नदी पर श्री शैलम और नागार्जुन सागर भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजनाओं में शामिल है। ये बांध सिंचाई, जल विद्युत उत्पादन और पेयजल आपूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा के पास कृष्णा नदी विशाल डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। यह डेल्टा धान की खेती, मत्स्य पालन और कृषि उत्पादन के लिए पूरे दक्षिण भारत का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। कावेरी नदी का उद्गम। कावेरी नदी दक्षिण भारत की सबसे पवित्र नदियों में से एक है। इसका उद्गम कर्नाटक के कोडागु, कोर्ग जिले में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों के तालकावेरी से होता है। लगभग 800 किलोमीटर लंबी यह नदी कर्नाटक और तमिलनाडु की जीवन रेखा मानी जाती है। कावेरी नदी कर्नाटक से निकलकर तमिलनाडु में प्रवेश करती है। यह मैसूर, श्रीरंगपट्टनम और तिरुचिरापल्ली जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों से होकर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में मिलती है। इसकी जलधारा दक्षिण भारत की कृषि और पेयजल का प्रमुख आधार है। कावेरी की प्रमुख सहायक नदियों में काबिनी, हेमावती, शिमशा, अर्कावती, भवानी, अमरावती और नोय्यल शामिल हैं। ये नदियां कावेरी बेसिन को जल और उपजाऊ मिट्टी प्रदान करती है। कावेरी नदी पर स्थित शिवन समुद्र जलप्रपात भारत के सबसे प्रसिद्ध जलप्रपातों में से एक है। इसी नदी पर बना कृष्णराज सागर बांध कर्नाटक की सिंचाई और पेयजल व्यवस्था का प्रमुख आधार है। तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली और तंजावुर के आसपास कावेरी नदी विशाल डेल्टा बनाती है। यह क्षेत्र दक्षिण भारत का धान का कटोरा कहलाता है। अंततः कावेरी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। नर्मदा नदी का उद्गम। नर्मदा नदी भारत की सबसे महत्वपूर्ण पश्चिम वाहिनी नदियों में से एक है। इसका उद्गम मध्य प्रदेश के अमरकंटक पठार में स्थित नर्मदा कुंड से होता है। लगभग 1312 किलोमीटर लंबी यह नदी विंध्य और सतपुरा पर्वतमालाओं के बीच रिफ्ट घाटी से बहते हुए अरब सागर में मिलती है। नर्मदा नदी भारत की सबसे प्रसिद्ध रिफ्ट घाटी से होकर बहती है।
जबलपुर का भेड़ाघाट अपनी संगमरमर की ऊंची चट्टानों और धुआंधार जलप्रपात के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यह भारत के सबसे सुंदर प्राकृतिक दृश्यों में से एक है। नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर, इंदिरा सागर और ओंकारेश्वर जैसे विशाल बांध बनाए गए हैं। ये परियोजनाएं सिंचाई, जल विद्युत और पेयजल उपलब्ध कराने में अत्यंत महत्वपूर्ण है। ताप्ती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के मुल्ताई क्षेत्र से होता है। लगभग 734 किलोमीटर लंबी यह नदी सतपुड़ा पर्वतमाला के दक्षिण में बहते हुए महाराष्ट्र और गुजरात से होकर अरब सागर में मिलती है। ताप्ती भी नर्मदा की तरह पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदी है। नर्मदा और ताप्ती भारत की दो प्रमुख पश्चिम वाहिनी नदियां हैं। दोनों नदियां अरब सागर में गिरती है और पश्चिमी भारत की कृषि, उद्योग तथा जल संसाधनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इनके मुहानों पर सुंदर मुहाना क्षेत्र और समृद्ध जैव विविधता देखने को मिलती है। महानदी का उद्गम। महानदी भारत की प्रमुख प्रायद्वीपीय नदियों में से एक है। इसका उद्गम छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले की सिहावा पहाड़ियों से होता है। लगभग 858 किलोमीटर लंबी यह नदी छत्तीसगढ़ और ओडिशा की जीवन रेखा मानी जाती है तथा अंत में बंगाल की खाड़ी में विशाल डेल्टा बनाती है। महानदी छत्तीसगढ़ से निकलकर ओडिशा में प्रवेश करती है। इस नदी पर बना हीराकुंड बांध विश्व के सबसे लंबे मिट्टी के बांधों में से एक है। ये बांध सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और जल विद्युत उत्पादन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील है। ये ओडिशा में बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है। प्रवासी पक्षियों, इरावदी डॉल्फिन और समृद्ध जैव विविधता के कारण ये विश्व प्रसिद्ध है। वुलर झील जम्मू कश्मीर में स्थित भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में से एक है। वहीं राजस्थान की सांभर झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की अंतर्देशीय झील है और अपने विशाल नमक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। भारत में चिल्का, वुलर, सांभर, लोकटक, पुलिकट, वेम्बनाड और कोलेरू जैसी अनेक महत्वपूर्ण झीलें हैं। ये झीलें जैव विविधता, मत्स्य पालन, पर्यटन और जल संसाधनों की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है तथा प्रतियोगी परीक्षाओं में भी बार बार पूछी जाती है। भारत की जलवायु एवं मानसून। भारत की जलवायु मुख्य रूप से मानसूनी है। दक्षिण पश्चिम मानसून अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से नमी लेकर पूरे देश में वर्षा करता है। हिमालय इन मानसूनी हवाओं को रोककर उत्तर भारत में भरपूर वर्षा कराता है, जबकि पश्चिमी राजस्थान में कम वर्षा होने से थार मरुस्थल का निर्माण हुआ है। भारत में जलवायु और वर्षा के आधार पर विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियां पाई जाती हैं। हिमालय में शंकुधारी वन, पश्चिमी घाट में सदाबहार वन, मध्य भारत में पर्णपाती वन, राजस्थान में कांटेदार वन और सुंदरबन में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। भारत जैव विविधता से समृद्ध देश है। जिम कॉर्बेट, काजीरंगा, गिर, रणथंभौर, कान्हा और सुंदरबन जैसे राष्ट्रीय उद्यान विश्व भर में प्रसिद्ध है। यहाँ बाघ, एशियाई शेर, एक सींग वाला गैंडा, हाथी और अनेक दुर्लभ जीव पाए जाते हैं। अब तक हमने भारत के पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल, तटीय मैदान, नदियां, झीलें, मानसून, वनस्पति और राष्ट्रीय उद्यानों का अध्ययन किया। यही भारत के भौतिक भूगोल का आधार है और प्रतियोगी परीक्षाओं में सबसे अधिक पूछे जाने वाले विषयों में से एक है। भारत का भूगोल केवल परीक्षा का विषय नहीं, बल्कि हमारी प्राकृतिक विरासत की पहचान है। हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक, गंगा से लेकर गोदावरी तक, थार मरुस्थल से लेकर सुंदरबन तक, भारत का प्रत्येक भूभाग अपनी अलग पहचान रखता है। यदि यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे साझा करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए आद्रुक्ष जी के स्टडी को सब्सक्राइब करें।